बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 28 है, जिसके अंदर हम सर्वलेट्स लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। दोस्तों सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी सर्वलेट को रन होने के लिए किन किन स्टेजेस को जो है वो पास करना पड़ता है या किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो पहली जो स्टेज है, स्टेजेस ऑफ सर्वलेट लाइफ साइकिल, तो 3 स्टेजेस हैं। पहली है जी इनिशियलाइज स्टेज, दूसरी है सर्विस स्टेज एंड तीसरी है डिस्ट्रॉय स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं वो सर्वलेट लाइफ साइकिल के अंदर आती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQs के लिहाज से। नेक्स्ट, तो पहली हमने स्टेज कौन सी देखी है, इनिशियलाइज स्टेज। अब इनिशियलाइज स्टेज कौन सी होती है, कहता है इनिशियलाइज स्टेज हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज एक्सक्यूटेड वंस, यानी ये एक ही दफ़ा जो है इसने एग्जीक्यूट होना है। व्हेन द सर्वलेट गेट्स लोडेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, यानी जब आपका फर्स्ट टाइम सर्वलेट लोड होता है ना आपकी जावा के अंदर, उस दौरान जो है वो आपका इनिशियलाइज जो ये मेथड है ना या जो स्टेज है ये वर्क करती है, ये मेथड वर्क करता है। नॉट कॉल्ड फॉर ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट, और जब ये एक दफ़ा ये चल जाता है, यानी एक दफ़ा आपका सर्वलेट लोड हो जाता है, उसके बाद जितनी दफ़ा आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी आपका ये इनिशियलाइज मेथड वर्क नहीं करेगा। चाहे आपके पास 10,000 20,000 जितनी मर्जी आप क्लाइंट की रिक्वेस्ट आए, बस एक दफ़ा इनिशियलाइज हो चुका है आपका सर्वलेट, अब बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। द अबव 2 पॉइंट्स मेक इट एन आइडियल प्लेस टू परफॉर्म द स्टार्टअप टास्क विच आर डाउन इन कंस्ट्रक्टर इन आ नॉर्मल क्लास, यानी एक नॉर्मल क्लास के अंदर आपका कंस्ट्रक्टर जब डन होता है तो उस दौरान आपके स्टार्टअप करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस को या आपके जो सर्वलेट है उसको स्टार्टअप करने के लिए हम जो है वो अनिट मेथड जो है, ये जो है मेथड इनिशियलाइज करने के लिए इसका नाम है अनिट मेथड। तो ये अनिट मेथड उस दौरान जो है वो चलता है। नेक्स्ट जो दूसरी स्टेज है वो है जी सर्विस स्टेज। द सर्विस मेथड इज़ द इंजन ऑफ द सर्वलेट, यानी ये आपकी सर्वलेट का क्या होता है, एक इंजन पोर्शन है। जैसे वो गाड़ी एक दफ़ा जब आप स्टार्ट करते हो, यानी आप समझ लो कि जब आपने एक बाइक है आपके पास और बाइक आपने सबसे पहले किक मार के आपने स्टार्ट की, तो वो जो आप किक मार के स्टार्ट कर रहे हो ना, ये क्या है, ये इनिशियलाइज स्टेज हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर जब आपकी एक दफ़ा बाइक स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद चाहे आप जितनी मर्जी अब रेस दो, ठीक है, अब आपकी बाइक बार बार स्टार्ट नहीं होगी, एक दफ़ा बस स्टार्ट हो गई है। अब आप जितनी रेस दोगे वो आपका इंजन जो है शॉं 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 ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, तो मतलब कि आपकी अब जब बाइक स्टार्ट हो गई यानी इनिशियलाइज हो चुकी है, स्टार्टअप हो चुकी है, अब आपका इंजन वर्क करेगा और आप बाइक को लेके जाएंगे, कभी दाएं कभी बाएं कभी लेफ़्ट कभी राइट कभी, यानी डिफरेंट जगह पर जाएंगे। तो आपका जो है वो कौन सी स्टेज है, वो सर्विस स्टेज है, मतलब आप सर्विस हासिल कर रहे हो बाइक की। ठीक है, तो इसी तरह सर्वलेट के अंदर भी आपकी अब सर्विस चल रही है। जितनी आपकी यूज़र की रिक्वेस्ट आएंगी उतना उन तमाम रिक्वेस्ट को सर्वलेट जो है वो क्या करेगा, हैंडल करेगा। किसके थ्रू, इस सर्विस मेथड के थ्रू। तो सो सर्विस मेथड क्या हुआ, फिर आपका इंजन हुआ आपके सर्वलेट का, विच एक्चुअली प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी जहाँ पे आपकी एक्चुअली जो है वो प्रोसेस की जाती हैं क्लाइंट की जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं। ऑन एवरी रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, कहता है क्लाइंट की हर रिक्वेस्ट पर द सर्वर स्पैन द न्यू थ्रेड एंड कॉल्स द सर्विस, यानी आपका जो सर्वलेट है जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से, तो उस क्लाइंट की तरफ से आने वाली रिक्वेस्ट पर आपका सर्वलेट एक नया थ्रेड रेडी करता है और उस थ्रेड के साथ जो है वो आपकी सर्विस मेथड के साथ आपकी क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको हैंडल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें कि आपकी पहले रिक्वेस्ट नंबर 1 आई तो आपके सर्वलेट ने एक थ्रेड रेडी किया, फिर उसके बाद एक दूसरी रिक्वेस्ट आई तो सर्वलेट 2 के पास उसने भी एक थ्रेड रेडी किया, फिर उसके बाद सर्वलेट रिक्वेस्ट फॉर सर्वलेट 1, यानी सर्वलेट 1 के पास एक और रिक्वेस्ट आई तो एक और थ्रेड रेडी हो गई, यानी 3 रिक्वेस्ट आई हैं तो 3 थ्रेड जो हैं वो रेडी हो गए हैं और हर थ्रेड अपना अपना काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट लास्ट पे जो लास्ट स्टेज है वो है जी डिस्ट्रॉय स्टेज। डिस्ट्रॉय क्या होता है, यानी जब आप काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जब आप अपने जैसे फ़र्ज़ करो आपने एक एप्लीकेशन जो है वो अपने कंप्यूटर में रन की, तो क्या होता है आपकी एप्लीकेशन जब कम्प्लीटली काम कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद आप क्या करते हो, आप उसे रैम से वापस हार्ड ड्राइव में भेज देते हो। तो ये क्या करते हो, बेसिकली आप रैम से अपने रिसोर्सेज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यानी उन्हें बाहर निकाल रहे हो ताकि अब रैम में से जगह खाली की जा सके। तो यही यहाँ पे भी है कि जब आपका सर्वलेट का काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम उसके रिसोर्सेज को जो है वो
वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द वेब सर्वर में डिसाइड टू रिमूव आ प्रीवियसली लोडेड सर्वलेट इंस्टेंस, यानी जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, जो प्रीवियस आपने लोड किया होता सर्वलेट, जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो हम उसके तमाम की तमाम सर्विसेज को जो है वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। दिस मेक इट अ परफेक्ट स्पॉट फॉर रिलीजिंग द एक्वायर्ड रिसोर्सेज, यानी हम उसके तमाम की तमाम एक्वायर्ड जो रिसोर्सेज होते हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, यानी उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं, बस उनका काम अब ख़त्म हो गया। तो ये डिस्ट्रॉय स्टेज होती है कि आपका सर्वर का काम जो है वो फिनिश हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे उसने एक डायग्राम के जरिए समझाया कि जब सबसे पहले क्या होगा, आपका सर्वर क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद क्या होगा, अगर वो क्रिएट सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो फेलियर मोड में जाकर आप उसे बाहर कर दोगे। डिस्ट्रॉय मतलब अनलोड का मतलब है कि मतलब हम अनलोड का मैसेज देंगे कि भाई हमारा सर्वर सही तरीके से क्रिएट नहीं हुआ। अगर वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हम उसे इनिशियलाइज़ करेंगे, यानी इनिट मेथड के थ्रू। अगर वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज़ हो जाता है तो ठीक है, उसके तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो इनिट तरीके यानी इनिशियलाइज सही तरीके से नहीं हुआ, फेल हो चुका है, तो उसको अनलोड का ऑप्शन देकर उसे बाहर निकाल देंगे। और अगर वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया उसके बाद हम उसकी तमाम की तमाम सर्विसेज सक्सेसफुली जो है वो लोड करेंगे। लोड करने के बाद जब उसका काम खत्म हो जाएगा, यानी सारी की सारी रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, हैंडल जब हो जाएंगी, सारे यूज़र्स सारी रिक्वेस्ट हैंडल हो जाएंगी हमसे, फाइनली जब हमारा सर्वर बंद होने लगे तो हम उसे डिस्ट्रॉय करके अनलोड के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। तो इस शेप के अंदर कुछ इस तरह से। ज़्यादा दोस्तों थ्योरी की तरफ फोकस मत करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस किया करें। रीडिंग HTML फॉर्म डाटा यूजिंग सर्वलेट, यानी कहता है सर्वलेट के थ्रू हम अपने HTML के फॉर्म का डाटा कैसे जो है वो रीड कर सकते हैं। ये आगे मैं आपको प्रैक्टिकल इसको करवाता हूँ। तो इसको नेक्स्ट चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ डाटा सेंड टू वेब सर्वर, कहता है कितनी टाइप्स होती हैं डाटा को सेंड करने की वेब सर्वर को, यानी किसी भी वेब सर्वर को जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है फॉर्म डाटा, एक होता है HTTP रिक्वेस्ट हेडर डाटा। यानी जब आपने अपना डाटा जो है वो किसी भी वेब सर्वर को सेंड करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्म के ज़रिए सेंड कर सकते हो या फिर आप HTTP रिक्वेस्ट हेडर डाटा के ज़रिए जो है सेंड कर सकते हो। फॉर्म के अंदर जितना भी आपका फॉर्म का डाटा होता है, जैसे आप HTML में कोई भी फॉर्म बनाते हो, उसमें आप अपना नाम लिखते हो, जितने भी आप फॉर्म देते हो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, वो सारे के सारे क्या हैं, वो फॉर्म डाटा है। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ये लॉगिन फॉर्म होता है, डिफरेंट फॉर्म होते हैं। और HTTP रिक्वेस्ट हेडर डाटा कौन सा, इसमें आपके सारे कुकीज़ आ जाती हैं, वो जो आपके ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ होती हैं। उसके बाद वेब ब्राउज़र की टाइप कौन सी है, ब्राउज़र का IP एड्रेस क्या है। तो यानी जितनी भी आपकी HTTP के रिक्वेस्ट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, ये सारी की सारी हम इसके थ्रू हैंडल करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट हेडर डाटा के थ्रू। बस तो यह आपको नाम पता होना चाहिए कि डाटा को सेंड करने के वेब सर्वर के ऊपर कितने तरीके होते हैं, एक फॉर्म डाटा के जरिए, एक HTTP रिक्वेस्ट हेडर डाटा के थ्रू। रीडिंग HTML फॉर्म डाटा फ्राम सर्वलेट, कहता है सर्वलेट से जब भी डाटा आपने फैच करना ना, फॉर्म से डाटा जब भी आपने सर्वलेट के थ्रू रीड करना, तो कहता है उसके डिफरेंट चीज़ें हैं, पहले वो देख लो। कहता है पहले एक मेथड होता है गेट पैरामीटर, जिसके थ्रू हम अपना पैरामीटर गेट करते हैं। फिर गेट पैरामीटर वैल्यू के, अगर हमने पैरामीटर की वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए हम गेट पैरामीटर वैल्यूज़ वाला मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर हमने पैरामीटर का नेम हासिल करना हो तो हम गेट पैरामीटर नेम्स का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। रीडिंग फॉर्म डाटा यूजिंग सर्वलेट, अब वो सर्वलेट के थ्रू डाटा जो है वो आपको रीड करना सिखाने लगा। कहता है मान लो आपके पास ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म का डाटा हमने जो है सर्वलेट के थ्रू रेडी करना है, तो चलें गेट करना है। तो उसके लिए अभी आपको असाइनमेंट जो आई थी, असाइनमेंट नंबर 2, उसमें भी यही था कि आपके पास एक फॉर्म था और उस फॉर्म से डाटा आपने फैच करके डाटाबेस में स्टोर करना था। चलिए अब यहाँ पे हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने फाइल पे आना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी। आपने अगर टॉमकैट सर्वर सक्सेसफुली किया हुआ तो मुझे पता है आपने कर दिया होगा। मैंने लेक्चर में 26 आपने नहीं देखा तो लेक्चर में 26 देखकर अपना टॉमकैट सर्वर जो है उसे कर लें। और लेक्चर में 27 के अंदर मैंने जो है वो आपको टॉमकैट सर्वर जो है वो बताया हुआ है कैसे आपने उसको करना है। अगर नहीं बताया हुआ तो वो भी बता देता हूँ पहले कि टॉमकैट आपने अगर मेरा लेक्चर नंबर 26 देखा हुआ है, आपने टॉमकैट सर्वर को जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लिया हुआ, तो उसके बाद आपने नेटबीन्स को ओपन करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको एक विंडो की ऑप्शन मिलेगी। विंडो के ऑप्शन के अंदर आपको सर्विसेज की ऑप्शन मिलेगी, बल्कि यहाँ पे आपको अगर ये सर्विसेज की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से विंडो से जाकर भी आप सर्विसेज के ऑप्शन पर आ सकते हो।
सो यहाँ पे क्लिक करोगे ना सर्विसेज के ऊपर, तो आपको ये वाला सर्विसेज वाला ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको एक तीसरा ऑप्शन मिलेगा सर्वर्स के नाम से। यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐड सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप ऐड सर्वर के ऊपर क्लिक करोगे, ऐड सर्वर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा सर्वर जो है वो ऐड करना है। तो वहाँ से आपने टॉमकैट अपाची टॉमकैट जो है उसे ऐड कर देना है। उसके बाद फिर आपसे लोकेशन पूछेगा, तो आपने ब्रोज पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपका सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है। तो आपने फिर बताना कि मेरा सर्वर जो है लोकल डिस्क सी के अंदर जो है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो है वो टॉमकैट के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर टॉमकैट 9.0 नाम से एक फ़ोल्डर है, उसको सेलेक्ट करके आपने ओपन कर देना है। तो आपका सर्वर सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट रेडी कर लेना। न्यू पे जाके यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जावा विद आंट पे क्लिक करोगे जब, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी जावा वेब की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपने जावा प्रोजेक्ट का जो है वो वेब एप्लीकेशन का कोई भी नाम दे दो। लेट्स से मैंने नाम दे दिया जावा वेब, ठीक है, जावा वेब मैंने नाम दे के उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना सर्वर देख लेना कि यही है जी अपाची टॉमकैट और टॉम यही है जी। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इनको अनचेक्ड ही रहने देना है। उसके बाद आपने जस्ट फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका कि नया जो प्रोजेक्ट है वो अभी बिल्ड हो गया। ये देखें जी जावा वेब के नाम से आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो के आ गया और उसके अंदर ये index.html फाइल आ गई है। इसको बंद कर दो फिलहाल के लिए। अब जावा ये जो अपने अभी अपना प्रोजेक्ट बनाया जावा वेब के नाम से, इसको डबल क्लिक करके ऐसे ओपन करो। इसके अंदर डिफरेंट फाइल फोल्डर्स एंड वेब पेजेस के नाम से। अब पहला फोल्डर है वेब पेजेस का, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे जब तो इसके अंदर आपको मिल रही है जनाब एक index.html फाइल। आप इस index.html फाइल को ओपन करो और यहाँ पे इस HTML फाइल के अंदर अपना फॉर्म रेडी करो। HTML का ये जो फॉर्म है ये कह रहे हैं ना आपको, ये फॉर्म रेडी करो index.html में। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने सबलाइम में जो है छोटा सा फॉर्म रेडी कर लो, फिर यहाँ से कॉपी करके कोड वहाँ पे पेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे लिखना ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे आपने कैसे काम करना है, सबलाइम पे भी आपको पता है कि न्यू पे जाकर न्यू फाइल पे क्लिक कर लो और यहाँ पे इस फाइल को कंट्रोलर से सेव कर लो। कहाँ सेव करते हैं जी, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और जस्ट टेस्ट के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम फाइल नेम क्या आ गया जी हमारा test.html। ये इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं HTML का टैग देता हूँ ओपनिंग और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। चलो जी यहाँ पे हो गया इतना। यहाँ से हम बना लेते हैं जी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। चलो जी इतना हो गया। तो ये हमने लिख लिया जी फर्स्ट एप्लीकेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी में आने के बाद हमने एक फॉर्म रेडी करना था। फॉर्म रेडी करने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फॉर्म। सो फॉर्म का ओपनिंग में हम आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं जी एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने ये जो फॉर्म का डाटा है ये किस पेज पे सबमिट करना है। तो ये एक्शन अभी मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर आपके पास एक होता है मेथड एट्रीब्यूट। मेथड के अंदर आप लिखते हो पोस्ट या गेट। पोस्ट का मतलब होता है कि आपने जो डाटा सेंड करना है वो हिडन फॉर्म में होगा, और अगर यहाँ पे आप गेट लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि आपने डाटा जो सेंड करना है वो आपको ऊपर शो होगा। कहाँ पे, आपकी URL बार के अंदर, ठीक है जी। चलें जी बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। उस इनपुट फील्ड के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब ये है कि मुझे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए और नेम मैं उसको रख लेता हूँ मान लें ID, कि मैंने कहा मुझे स्टूडेंट की ID चाहिए, तो नेम ID। अच्छा जी यहाँ पे नेम, ये जो नेम है ना ये बेसिकली ये वही नेम है। ये नेम एट्रीब्यूट के अंदर ये जो आप यहाँ पे जो भी नेम दोगे ना, इस नेम के साथ बेसिकली आप अपनी चीज़ को जो है वो जावा के अंदर गेट करते हो, ठीक है। तो ये नेम बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आपने प्लेस होल्डर दे दिया। प्लेस होल्डर तो आपको पता ही होगा, प्लेस होल्डर में हम जो भी लिखते हैं ये हमें स्क्रीन पर नज़र आता है। तो प्लेस होल्डर में लिख दिया जी स्टूडेंट ID, ओके। और उसके बाद चलें इतना कर दिया मैंने। उसके बाद मैं एक और जो है इनपुट फील्ड बना लेता हूँ। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड मैंने बना ली और टाइप इक्वल टू मैंने इसकी टेक्स्ट रख ली और नेम इक्वल टू मैंने स्टूडेंट का नेम लेना था, उसके लिए मैंने नेम इक्वल टू नेम ही रख लिया। और उसके बाद फिर मैंने प्लेस होल्डर लिख दिया, मैंने कहा स्टूडेंट नेम लिख लिया मैंने। चलें इतना कर दिया मैंने। उसके बाद एक सबमिट का बटन बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट यूज़ कर दी, सबमिट के लिए, और नेम इक्वल टू सबमिट यूज़ कर दिया मैंने। और यहाँ पे इस सबमिट बटन के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ नज़र आया वो हम वैल्यू के अंदर लिखते हैं। तो वैल्यू के अंदर मैंने लिख दिया जी सबमिट के मुझे नज़र आया लिखा हुआ, तो ये आपको HTML तो आती होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+C से ये पूरा कोड कॉपी कर लिया और अपना मैं आ गया नेटबीन्स पे और यहाँ पे आके मैंने इस पूरे कोड को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैंने वो कोड जो है वहाँ से कॉपी किया था वो अभी भी वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। चलें ये मेरा कोड इतना पेस्ट हो चुका है। अब आपने अपना बनाना है एक सर्वलेट। तो सर्वलेट कैसे बनाते हैं, सर्वलेट बनाने कहाँ पे बनाते हैं सर्वलेट, यहाँ पे आपको एक फोल्डर नज़र आ रहा है जनाब
सोर्स पैकेजेस के नाम से आपने इस सोर्स पैकेजेस के ऊपर ऐसे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू पे जाके आपने एक जावा पैकेज बना लेना है। तो जावा पैकेज बना के इसका नाम कुछ भी रख लें, मान लें मैंने रख लिया जी सर्वलेट, सर्वलेट, और सर्वलेट लिखने के बाद आपने फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आपने ये अपना सर्वलेट पैकेज बना लिया और अब आपने ये जो पैकेज बनाया सर्वलेट के नाम से, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो। अब यहाँ पे न्यू पे आके आप अपना क्या बना लो, एक आपने अपना खुद का सर्वलेट बनाना है। तो सर्वलेट बनाने के लिए आप यहाँ पे सर्वलेट के ऊपर क्लिक कर दो। सर्वलेट बनाने सर्वलेट पे क्लिक जब करोगे तो यहाँ पे इसका कोई भी नाम दे दो, मैंने इसका नाम रख दिया फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट। ये रखने के बाद मैंने न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे ऐड इन्फॉर्मेशन के ऊपर चेक करने के बाद फिनिश कर दो। चलो जी, हमारा सर्वलेट बन के खुद ब खुद आ गया, कोर्स आ रहा है उसने खुद ब खुद कर दिया, आपने कुछ भी नहीं करना। ओके, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिर्फ बताता हूँ। उसके बाद आपने ये जो कमेंट इसने किया हुआ ना इतना ये कमेंट चाहे रिमूव कर दो, ये फजूल में ही है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो इसने कोड किया हुआ ये कोड भी सारा से रिमूव कर दो। ओके ठीक है, इतना कर लिया आपने, डन। अब आपने क्या करना दोस्तों, आपने कोड किस में करना होता है, आपने कोड हमेशा इसमें करना होता है। ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है ना, इसके अंदर आपने कोड करना। तो प्रोसेस रिक्वेस्ट का ये मेथड है, इसके अंदर ये थ्रो लगा हुआ है, थ्रो एक्सेप्शन लगी हुई हैं। आपने इसमें आ जाना, यहाँ पे जहाँ पे लिखा मैंने ये जो बॉडी है ये वाली, ये ट्राई कैच की बॉडी, इस ट्राई के अंदर आके अपना कोड करना है आपने। अब दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे डाटा फैच करना है। तो फैच कहाँ से करना है, यहाँ से डाटा मुझे फैच करना है, इस फॉर्म से। तो इस फॉर्म से डाटा जो है, इस फॉर्म से डाटा मुझे सबसे पहले अपने इस सर्वलेट पे भेजना है। दोस्तों हम जिस पेज पे डाटा, ये फॉर्म का डाटा भेजना हो ना, उस अपने पेज के नाम यहाँ पे एक्शन के अंदर देते हैं। तो मेरे सर्वलेट का नाम क्या है, फर्स्ट सर्वलेट। तो यहाँ पे आप लिखोगे FIRST फर्स्ट सर्वलेट। क्या आपने कहा जो मेरा फर्स्ट सर्वलेट नाम का पेज है ना, इस फॉर्म को जब मैं सबमिट करूँ ना, तो इस फॉर्म का डाटा जो है वो इस फर्स्ट सर्वलेट वाले पेज पे मूव कर देना। तो ये पूरा का पूरा डाटा उठाकर, यानी ये ID ये नेम उठाकर इस फर्स्ट सर्वलेट वाले पेज पे भेज देगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो आने के बाद दोस्तों उसको हासिल कैसे करना है आपने, उसके लिए आपको पता है ना, उसने क्या बताया था आपको, अभी सर ने बताया था। यहाँ पे आपको एक पैरामीटर ऊपर गेट पैरामीटर के नाम से सर ने कहा था कि आपने अगर ये जो फॉर्म का जो डाटा यहाँ पे आपको आया है, मतलब इस फॉर्म ने ये जो डाटा आपको सेंड किया है इस फर्स्ट सर्वलेट वाले पेज के ऊपर, उस डाटा को हासिल करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जी रिक्वेस्ट। क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वेस्ट बेसिकली जो आपको रिक्वेस्ट आई है यहाँ से, यानी ये जो यूज़र ने अपना ये जो फॉर्म एज ए रिक्वेस्ट सेंड किया आपको इस फर्स्ट सर्वलेट के ऊपर, ये क्या है, आपके पास एक रिक्वेस्ट है। और ये रिक्वेस्ट वाला वेरिएबल कहाँ पे है, ये बना हुआ है, ये रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट वाला वेरिएबल है, ये बेसिकली यहाँ से मैंने लिया है, ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यहाँ से आपने नाम यहाँ पे लिखना है। तो रिक्वेस्ट डॉट आगे आपने लिखना गेट पैरामीटर, ठीक है। तो आपने लिखा गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर का मतलब क्या है कि जो आपको पैरामीटर आया ना फॉर्म के थ्रू, तो फॉर्म के थ्रू आपको कितने पैरामीटर आए, आपको आया 2 पैरामीटर। एक ये वाला पैरामीटर आया आपके पास और एक आपके पास ये वाला पैरामीटर आया, ठीक है जी। चलो जी, तो पहला पैरामीटर कौन सा आया, ये वाला। तो इस पैरामीटर का आपने नेम क्या रखा था, ID। तो ये जो नेम आपने यहाँ पे रखा था ना, यही सेम नेम आपने यहाँ पे जाकर गेट पैरामीटर के अंदर बताना था, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे आपने लगानी है डबल कोट्स और इन डबल कोट्स के अंदर आपने लिख दिया जी ID। तो अभी ये जो है वहाँ से जो भी इसको पैरामीटर ID के अंदर मिला है वो उस पैरामीटर को हासिल करके आपको दे देगा। तो मैंने कहा ये जो पैरामीटर तुमने हासिल किया है इसको यहाँ पे स्ट्रिंग ID के अंदर रख लो, ID इक्वल। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप के साथ ID के नाम से, और मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ID, यानी वहाँ से जो तुम्हें इस ID के अंदर जो भी ID मिली है वो उठाकर इस ID वाले वेरिएबल में रख दो। उसके बाद इसी तरह मुझे नेम हासिल करना है, वहाँ से जो नेम मुझे मिला तो उसको नेम को हासिल करने के लिए मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, मैंने कहा जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और वहाँ पे मैंने नेम क्या रखा था, वहाँ पे मैंने नेम क्या रखा था फॉर्म के अंदर, मैंने ये देखें ये नेम का नेम रखा था, नेम रखा था। तो यहाँ पे आपने ये जो नेम रखा हुआ है यहाँ पे इसको उठाकर आपने यहाँ पे लिख दिया। सो आपको जो भी यहाँ पे नेम मिलेगा रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर के अंदर, ये नेम उसको उठाकर यहाँ पे इस नेम वाले वेरिएबल में रख देगा। तो अब हमारे पास ID भी आ गई है, यानी हमने इस फॉर्म से, ये जो फॉर्म था इस फॉर्म से ये जो ID है ये ID भी फैच कर दिया और ये नेम भी फैच करके हमने रख लिया। तो ये तरीकाकार होता है दोस्तों फॉर्म से डाटा फैच करने का, ठीक है जी। तो फॉर्म से डाटा फैच करना आपको आ गया। सिंपली ये जो रिक्वेस्ट वेरिएबल होता है, इस रिक्वेस्ट वेरिएबल के आगे लिखते हैं डॉट के आगे गेट पैरामीटर, और अंदर अपने उस
इनपुट फील्ड का नाम, ये जो इनपुट फील्ड का जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया होता है ना, ये जो नेम एट्रीब्यूट के जो भी आपने नाम दिया होता है, इस नाम को आगे लिख देते हैं इस डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ये उसकी वैल्यू हासिल करके यहाँ पे हमें किसी वेरिएबल में दे देगा, ठीक है जी। चलें जी, बढ़िया हो गया। तो हमने फॉर्म का डाटा फैच तो कर दिया। अब इस डाटा को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये देखें इसने प्रिंट राइटर बनाया हुआ है, ये प्रिंट राइटर बना हुआ है। इस प्रिंट राइटर के आगे देखें क्या ऑब्जेक्ट है जी, आउट। सो इस आपने जब भी आपने कुछ चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है ना, तो आपने इस आउट वाले ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी है। तो आपने यहाँ पर लिखना है आउट डॉट, आगे प्रिंट करने के लिए आप लिखोगे प्रिंट ln, ठीक है जी। और डबल कोट्स अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या बोला मैंने, इस बंदे की आईडी की, मैंने कहा यहाँ पे योर आईडी और यहाँ पे योर आईडी, और आईडी किसमें पड़ी हुई है, आईडी वाले वेरिएबल में। सो आप डबल कोट्स, जो भी आपका खुद का मैसेज है आप डबल कोट्स में लिखोगे, और जो आपका वेरिएबल है उसको आप विदाउट कोड लिखोगे। तो यहाँ पे आईडी वाला वेरिएबल की वैल्यू मैंने डिस्प्ले कर दी, ठीक है जी। दो चीज़ों को निकाल करने के लिए जावा के अंदर आपको पता ना हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद फिर मैंने अगेन लिखा, मैंने यहाँ पे कहा जी आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ मैंने लिख दिया जी योर नेम, और आपका नेम किस में है जी, कॉन्वर्ट कर दिया मैंने नेम वाले वेरिएबल को। तो यहाँ पे इसने आपका नेम भी डिस्प्ले कर दिया। चलें, इतना कर दिया हमने। अब इतना करने के बाद हम इसको करते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले। अब इसको रन करते हैं। तो अब आपको अब आप सोचते होगे जो हमने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बनाते हैं वो तो हमने बनाई नहीं है। तो वो आपको पता ना, सर्वलेट जब मैंने यहाँ पे सर्वलेट क्रिएट किया था। सर्वलेट जब हम क्रिएट करके, वो जो आपको मैंने बताया था ना, सर्वलेट जब क्रिएट करते हुए हम चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक किया था, तो उसके साथ ऑटोमेटिक हमारी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल खुद ब खुद बन जाती है, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें, वैसे आपको मैं दिखाऊँ कहाँ बनी है। ये देखें, ये आपका जो है ना वेब पेजेस वाला फोल्डर, इसके अंदर ये जो वेब डॉट INF फाइल है इसके अंदर आओ ज़रा, और ये देखो आपकी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बन गई है। ये देखो, ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल बन गई है। और आपने जो पेज बनाया था ना फर्स्ट सर्वलेट, उसका देखें इसने पूरा सर्वलेट रेडी कर दिया। ये देखो खुद ब खुद, ये देखो सर्वलेट का नेम फर्स्ट सर्वलेट, सर्वलेट की क्लास सर्वलेट डॉट्स फर्स्ट सर्वलेट, उसके बाद सर्वलेट मैपिंग के अंदर उसने खुद ब खुद मैपिंग कर दिया। वो कहता है आपको सर्वलेट को जब भी आपने एक्सेस करना हो तो आप // आगे फर्स्ट सर्वलेट लिखोगे तो आपका गूगल क्रोम पे ये चल जाएगा या किसी भी ब्राउज़र पे। चलो जी, अब मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको। ये जावा वेब के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने रन के बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे ब्राउज़र की टाइप चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्रोम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ देर देगा। सबसे पहले आपसे आपका जो टॉमकैट को जब आपने इंस्टॉल किया था तब आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वहाँ पे वो आपसे कंफर्म करेगा। तो आपने ओके करने के बाद ओके किया तो यहाँ पे देखिए आप हमारा सक्सेसफुल चल रहा है हमारा सर्वलेट, ठीक है। ये देखिए हमसे कह रहा है जी स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पे सबमिट कर दो। तो स्टूडेंट आईडी मान लो मैंने ये स्टूडेंट आईडी दी, यहाँ से मैंने स्टूडेंट का नेम दिया खिजर शाल, और यहाँ से मैंने जैसे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो हमारे पास सर्वलेट का डाटा देखो आ रहा है। देखो सर्वलेट ने हमसे, देखो सर्वलेट ने आपकी फॉर्म का डाटा फैच किया और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया कि योर आईडी ये है जी और योर नेम ये। अब इस नेम को मान लो आप चाहते हो ये जो योर नेम है इसको मैंने नीचे वाली लाइन पे लेके आना, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्या करोगे, उसके लिए आप अपने सर्वलेट के अंदर यहाँ पे इस जगह पे ना, इस जगह पे आईडी के बाद यहाँ पे कॉन्कैट करके आप एक BR टैग लगा लोगे। ये HTML के अंदर एक BR टैग होता है, आपको पता है ना BR टैग ये क्या करता है, इसके लिए आपकी न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। तो अब आपने इतना कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, पेज को F5 से रिफ्रेश किया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया और ये देखो ये आपका न्यू लाइन पे आ गया है, योर नेम खिजर शाल, ठीक है जी। तो इस तरह से हम सर्वलेट के अंदर अपने index.html के फॉर्म का डाटा हम अपने सर्वलेट के अंदर हासिल करते हैं। चलिए जी, मैंने आपको करना सिखा दिया सारा। अब यही सर ने यहाँ पे करके दिया, ये सर ने पहले फॉर्म बनाया, इस फॉर्म का कोड ये देखो ये सर ने यहाँ पे लिख दिया सारे कहते हैं, ये देखो index.html का ये कोड सर ने लिखा है। उसके बाद आप आ जाओ जनाब नेक्स्ट ये सर ने बनाया सर्वलेट, ये देखो ये सर ने सर्वलेट बनाया और ये हम सर्वलेट के अंदर देखो सर नाम हासिल कर रहे हैं, स्ट्रिंग f नेम इक्वल टू आगे ये जो यहाँ पे सर ने वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है REQ यानी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, उसके अंदर ये सारा कुछ, ठीक है। मैंने आपको वैसे ही सिखा दिया सारा। उसके बाद सर ने यहाँ वेब डॉट एक्सएमएल फाइल भी खुद बनाई होगी, ये देखो ये सर ने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल भी खुद बनाई है, ठीक है जी। हमने जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट चुके हैं वो नेटबीन के थ्रू खुद ब खुद बना लिया। चलें जी, आपका लेक्चर 28 ख़त्म। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।